नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। लूसेंट आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि आपको अगर वन डे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको लूसेंट बुक पढ़ना चाहिए। देखिए, जो पतली सी बुक है इसमें गागर में सागर भरने वाली बात है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो कुछ दिन बाद जो पढ़ा है उसको भूल जाते हैं, या फिर आगे का पढ़ते हैं पीछे का भूल जाते हैं, पीछे का पढ़ते हैं तो आगे का भूल जाते हैं। ये जनरल कंडीशन सबके साथ बनी रहती है और फिर कुछ दिन पढ़ते हैं और कुछ दिन बाद ही लूसेंट बुक को रख देते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे लूसेंट को पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। आप यकीन मानिए, ये वीडियो आप देखिए, ठीक है, आप आधा ही वीडियो देख लीजिए, सिर्फ आधा वीडियो देख लीजिए कि हम किस तरीके से को पढ़ाते हैं। आपको सिर्फ पढ़ने के तरीके बदलने हैं, सब आपको याद रहेगा। मेरा सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। वीडियो का पार्ट नंबर 1 है और वीडियो के पार्ट भी आपको मिल जाएंगे कंप्लीट लूसेंट के। लेकिन आपको एक टारगेट पूरा कराना है, ठीक है, इस वीडियो का 150 लाइक्स का। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से, उन्हें इस वीडियो का जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जनरली जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ लिया है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो पहली बार लूसेंट को पढ़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब बिगिनर में भी कुछ होते हैं कि जी उनको पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, कहाँ से किताब बुक को पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग से ही बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि हमने यहीं से स्टार्ट किया था पढ़ना। स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पढ़ना है। जब हमने पहला एग्जाम दिया तो हमें एक प्रॉब्लम फेस हुआ, हम उसका आंसर नहीं कर पाए थे और इसी पहले पेज में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो लूसेंट में से हूबहू क्वेश्चन एज इट इज पुट अप होते हैं और ये एनसीईआरटी जो बुक होती है ना, उनका निचोड़ है लूसेंट। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन इस बुक को अगर आप कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको जनरल कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको फिर एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी यूपीपीएससी में भी काम चल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पीछे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बैक टू बैक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास को बांटने का श्रेय सबसे पहले एक जर्मन इतिहासकार थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था क्रिस्टोफ सेलेरियस। ठीक है, सेलेरियस उनका नाम था, क्योंकि भारत के जो इतिहास को इसलिए बांटा गया था अध्ययन की सुविधा के लिए। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन, हमने कौन सा क्वेश्चन फेस किया था उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के आधार पर हुआ है, तो वो नस्ल यहाँ पर दे रखी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, कॉक्साइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है, ये नस्ल दे रखी हैं। तो हमें क्वेश्चन कैसे मिला था कि ये 3 नस्ल थी इसमें, तो हमने सोचा इसमें एक चौथा इसमें से कुछ अलग दे रखा था। ठीक है, तो वही हमें टिक करना था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा, हमने दिमाग लगाया, भाई प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का इंडिया में क्या काम है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, तो हमने इसी पर टिक लगा दिया और हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, इसमें 3 दे रखे थे, एक कुछ अलग दे रखा था, वही टिक करना था जो अलग दे रखा था। तो हमने सोचा कि यार ये ऐसे कैसे दे रखा, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी से बता रहा हूँ मैं, हमें स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें लूसेंट को पढ़ना होता है। ठीक है, और ये बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है, यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है, तो वो है विंध्य की पर्वत श्रृंखला। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उत्तर में इंडो, देखिए मैंने कैसे पता लगाया इन चीज़ों के बारे में, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, उनमें देखा है कि लूसेंट से क्या क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं एग्जाम्स में। तो जनरली मैंने देखा है कि अगर लूसेंट से आप पढ़ लेते हो तो एक आप रेस्पेक्टेड स्कोर इसमें से कर सकते हो लूसेंट में से। अगर अच्छे से हो गई तो ठीक है, लेकिन ये बुक थोड़ा टफ लगता है, तो आप इंटरेस्टेड होकर इन बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए, हमारे साथ आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो सीधी बात है कि पर्वत श्रृंखला है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अब बात आती है कि उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं, यानी कि भारत में जब यूरोपियन आए थे तो जो भाषा थी उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया, इसलिए इस आधार पर उत्तर यानी कि हिमालय की जो साइड है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है,
तो इधर साइड में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने की दिक्कत हो गई। लेकिन बात करें दक्षिण में, दक्षिण देश द्रविड़, तो यहाँ पर द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो ऐसे अगर मंदिरों की बात करें तो दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिर बने हुए हैं, दक्षिण साइड में मंदिरों की बहुत अधिकता है, यानी कि तमिलनाडु साइड में तो द्रविड़ शैली का जो है उन्होंने वहाँ पर उपयोग किया गया है। याद रखेंगे इस तरीके से। ये कैसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर जो क्या करते हैं कि एस्पिरेंट्स इनको छोड़ देती है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले इंडिया किसने कहा था, तो ये सब बता देंगे, इसको अंग्रेजों ने कहा होगा क्योंकि इंडिया इंग्लिश का वर्ड है ये। ठीक है, अब बात करूँ कि कई बार ये पूछा गया है कि जो ये शब्द है हिंदू, ये किसका है ये, तो ये फारसी का शब्द है। ठीक है, फारसी शब्द है हिंदू, और इसी के आधार पर मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहने लगे थे लोग। ठीक है, यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। अब यूनानी इसे इंदे क्यों कहते थे, क्योंकि एक नदी थी सिंधु। ठीक है, और सिंधु नदी के आधार पर ईरानी इसे हिंद कहते थे। क्या बोलते थे, इसे हिंद कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया, क्योंकि ईरान जो है पश्चिम में पड़ता है। ईरान कहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। इसी के आधार पर पूरे जितने देश हैं, यानी कि ईरान है, इराक है, इजराइल है, अरब के कुछ देश हैं पश्चिम साइड में पड़ते हैं भारत के में, इन सब में फैल गया कि यहाँ पर कोई एक देश भी है जिसका नाम क्या है, हिंदू है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय इसको क्या बोलते थे। अब भारतीय क्या बोलते थे इसको, ध्यान से देखेंगे। भारत एक प्राचीन, देखिए यहाँ से देखेंगे, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप क्यों कहते थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। गारंटेड आप देख लेना एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्जाम में दे दिया तो ये किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये, क्योंकि इतिहास का प्रश्न है, तो इतिहास का प्रश्न कोई भी किसी बुक से पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप बोलते थे। जम्बूद्वीप क्यों बोलते थे, क्योंकि जामुन वृक्षों के आधार पर, हमारे देश में जामुन के वृक्ष बहुत ज़्यादा थे। भारत का इतिहास, ठीक है, हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा। भारत का इतिहास, उत्तर में हिमालय सबको पता है, दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप यानी कि तमिलनाडु तक भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उपमहाद्वीप क्या होता है, ऐसा भूखंड जिस पे एक संप्रभुत्व संपन्न सत्ता का शासन हो, तो उसे एक बड़े भूखंड को हम क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। और भारत कहाँ है, भारत है एशिया में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत है, इसलिए भारत खुद अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। अब भारतीय उपमहाद्वीप को कंप्लीट कौन कौन से देश मिल करते हैं, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सबको मिला करके भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इन सबको जो कनेक्टेड है भारत से, सबको मिला करके एक भारतीय उपमहाद्वीप बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय, जो भारत में रहते थे उनको भारतीय बोलते थे, अर्थात भरत की संतान कहा गया। अब भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था, प्राचीन कबीले का नाम था। इस तरीके से ये पढ़ना होता है। तो प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब जहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी हाथ लगी उनको स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। ठीक है, तो 4 स्रोत कौन कौन से हैं, धर्म ग्रंथ जैसे वेद, पुराण वगैरह जो भी हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास लोगों ने इंडिविजुअल तरीके से जो अपने उसमें लिखा है इतिहास में। ठीक है, विदेशियों का विवरण यानी कि विदेशी जो आए भारत में, जो भी अपनी पुस्तक वगैरह बुक्स में जो भी उन्होंने लिखा उसके आधार पर, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आपको पता होगा कि जो पुरातत्व खनन वगैरह हुए हैं, उत्खनन वगैरह हुए हैं, उनसे भी जो साक्ष्य मिलते हैं, उनकी आकृतियों को देख करके उस समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक, यहाँ ध्यान से देखेंगे, धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी कि वेदों के रचयिता कौन है, कई बार आपको वेद व्यास ही मिल जाएगा। ठीक है, तो वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो वेद देते हैं वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को एक साथ अगर हम बोलें तो सबको संहिता बोलते हैं। ठीक है, सभी को क्या बोलते हैं, पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम संहिता बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और अंतिम जो वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है, और यजुर्वेद यज्ञों से रिलेटेड इसमें है, जो भी इसमें मंत्र वगैरह हैं, जो भी उसके अनुष्ठान वगैरह हैं, जो भी हैं, यज्ञों के बारे में जानकारी यजुर्वेद में मिलती है। और सामवेद मतलब इसे संगीत का वेद भी बोला जाता है।
है। साम मतलब गायन, ठीक है। तो गायन का वेद कौन सा है? सामवेद। अब इनके बारे में वन बाई वन डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाकी मैंने बता दिया है, इतना सफिशिएंट है। इनके बारे में पूछते हैं। अथर्ववेद जैसे जादू टोनों के बारे में पूछते हैं, इसमें दवाइयों के बारे में, ठीक है। तो अथर्ववेद से ये जानकारी मिलती है। तो वन बाई वन में इसके बारे में इंडिविजुअल जो है जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वेद आता है वो है ऋग्वेद, ठीक है। तो सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा मतलब मंत्र बोलते हैं, क्रमबद्ध मतलब क्रम बाई क्रम, संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि जो इसे पढ़ते हैं उन्हें होत्र बोलते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, गीता या जो भी है, भागवत गीता है, पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? व्यास जी, आपने सुना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर इन वेदों को पढ़ने वालों को होत्र कहते थे, ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक मतलब उस तरीके, उस टाइम में जो राजा महाराजा थे उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसे थी, मंत्री कैसे होते थे, ठीक है, अमात्य वगैरह कैसे होते थे, तो उनके बारे में, जो मंत्री परिषद है उसके बारे में, जो अपना राज कैसे चलाते थे, तो राजनीतिक प्रणालियों के बारे में जानकारी है। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो इसमें इतिहास भी है, यानी कि ऋग्वेद ही ऐसा जिसमें इतिहास है, बाकी और किसी वेद में इतिहास नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो जो ऋग्वेद है इसको किसने रचा है? विश्वामित्र ने रचा है। तो जो ऋग्वेद है उसके रचिता कौन है? विश्वामित्र ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो आप बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः से, वो गायत्री मंत्र है, ठीक है। तो वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो जो 9वें मंडल हैं, देवता सोम का उसमें उल्लेख है। कई बार पूछ सकता है आपसे कि 9वें मंडल में जो है किस देवता का उल्लेख है? तो सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो हस्तलिखित, हाथों से जो मंत्र लिखे गए हैं उनको क्या बोला जाता है? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से। अब देखिए, ब्रह्मा के क्रम से किससे? मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे ब्राह्मण कहाँ से हैं? मुख से हैं ब्रह्मा के, ठीक है। और क्षत्रिय कहाँ से हैं? भुजाओं से हैं। वैश्य कहाँ से हैं? जंघाओं से हैं। और शूद्र कहाँ से हैं? चरणों से उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य, ठीक है। धन्य शब्द का जो संबंध है वो गाय से है। कई बार ये पूछा गया है कि अधन्य शब्द का जो संबंध है किस पशु से है, तो वो गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों के बारे में स्पष्ट वेद करते हैं। यानी कि किस जाति का क्या काम था उनके बारे में धर्मसूत्र ही इनमें जो है डिफरेंस बताती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व एवं ईसवी। ये क्या होता है? तो इसको अच्छे से समझ लेंगे, पहले ध्यान से समझेंगे। ईसा पूर्व एवं ईसवी, ठीक है। ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है ज़्यादातर को पता होगा, लेकिन जो नहीं पता है देख लेंगे, ठीक है। देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो इसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं। इसको गवर्नमेंट फॉलो करता है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस सी फॉर क्रिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन मृत्यु कब हुई थी? जैसे ही ईसा मसीह के जन्म के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, इसमें जो ईसवी है, जो ईसा पूर्व है, उसकी जो है, उसकी जो संख्या है वो कम होने लगेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ देख सकते हो आप कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लेकिन मृत्यु हुई थी 400 ईसा पूर्व में। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की
जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी कहलाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी कि अब तक उस सब के साथ क्या लगाते हैं, जैसे 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, वहाँ पर क्या लगाते हैं, ईस्वी लगाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके लिए संक्षेप में अगर लिखा जाए तो ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं ईस्वी के लिए? संक्षेप में ई लिखते हैं। को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है, इंग्लिश में एडी मतलब यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। इसका मतलब ये है एनो डोमिनी, ठीक है। नेक्स्ट है वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु का एक अवतार था वामन अवतार। 11-12 जो भी अवतार हैं उनमें से एक वामन अवतार था, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। तो 3 पगों में सब कुछ उन्होंने नाप लिया था। इसका जो है व्याख्यान है, जो इसका स्रोत है, वो कहाँ से पता लगा? इसके बारे में ऋग्वेद से पता लगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचा यानी कि मंत्रों की रचना की गई है। इतिहास, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी कि इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी कहाँ से मिली है? तो ऋग्वेद से मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर इतिहास के स्रोत के बारे में आता है शतपथ ब्राह्मण का, ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद यानी कि दूसरा वेद। स्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों, यानी कि बलि जब देते हैं उसके समय जो अनुपालन है, जो नियम कानून है, संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठनकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, यानी जो बलि देते थे। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में है। कई बार पूछेगा आपसे कि कौन सा वेद है वो गद्य पद। अब देखो यहाँ पर तुम्हें कहीं कहीं यानी कि यज्ञ मतलब इस तरीके से कुछ इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब है आप ये ट्रिक से देख सकते हैं कि यज्ञों मतलब इस तरीके का कुछ दिख रहा है। इसमें कुछ इसका जो है मॉडिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यजुर्वेद मतलब यज्ञ, ठीक है, इससे संबंधित है। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। अब गद्य पद दोनों में यजुर्वेद को लिखा गया है, यानी कि प्रोज पोएट्री दोनों तरीके का इसमें मिक्सचर है, ठीक है। अब तीसरा वेद है सामवेद, यानी कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठनकर्ता को उद्रातृ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? सामवेद है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है जिस प्रकार का ऋग्वेद में मिलता है। तो यजुर्वेद और सामवेद दोनों में किसी भी ऐतिहासिक घटना का जो है विवरण नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो लास्ट वेद है वो है अथर्ववेद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अथर्ववेद यानी कि अंतिम वेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा इसको रचा गया है, यानी कि लिखा गया है। अथर्व मतलब अथर्वा ऋषि द्वारा। कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, यानी कि प्राचीनतर मतलब प्राचीन है, उससे भी पहले हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी कि प्राचीन जो मंत्र है उनका भी इसमें संकलन किया गया है, ये आप याद रखेंगे, प्राचीनतर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है, यानी कि प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका पृथ्वी सूक्त करता है, ये भी याद रखेंगे। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, ठीक है, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन मतलब खोज, रोग निवारण का जो ग्रंथ है वो अथर्ववेद है। समन्वय का अंत जो वेद है वो भी क्या है? अथर्ववेद है। विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण यानी कि जादू टोना, प्रायश्चित, मातृ भूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन है। तो जादू टोनों का मंत्र कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है। दवा वगैरह के बारे में पूछने लगे, ठीक है, औषधि वगैरह के बारे में, तो भी क्या है? अथर्ववेद है, ठीक है। राजभक्ति, राजा का चुनाव और बहुत सी वनस्पतियों के आधार पर अगर हम वेद की बात करें तो वो भी क्या है? ऋग्वेद है, याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे कि इनसे रिलेटेड जो वेद है वो कौन सा वेद है, तो कौन सा है? वो अथर्ववेद है, याद रखेंगे, यानी कि उनसे संबंधित वंश, ठीक है। तो वंश
से संबंधित ये वंश यानी कि मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण, और आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण, और गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। कई बार पूछा गया, ये तो कई बार पूछा गया है कि आंध्र सातवाहन वंश से कौन सा संबंधित है पुराण, मत्स्य पुराण, और गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण है, वायु पुराण। ठीक है, और मौर्य वंश से संबंधित कौन सा है, विष्णु पुराण है। इनको सभी को अच्छे से याद कर लेंगे, क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, कई बार इनको एस्पिरेंट से छोड़ देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि ये किस वेद में ऐसा है, तो प्रजा और सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, अथर्ववेद में है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और बाद वाला अथर्ववेद है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। देखिए, कोई लैंग्वेज है तो उसके समझने के लिए हमें उसकी जो ग्रामर है, जैसे इंग्लिश समझना तो आपको ग्रामर आना चाहिए, हिंदी समझना उसका ग्रामर आना चाहिए, उसी प्रकार इन वेदों को समझने के लिए शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद 6 वेदांगों की रचना हुई। तो 6 वेदांग कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, इनको वेदांगों की रचना की गई। तो वेद कितने, 4, और वेदांग हो गए कितने, 6। याद रखेंगे, कई बार ये पूछ लेते हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 याद रखेंगे। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली के बारे में जो है जानकारी दी गई है। तो सबसे पहला की बात करें तो सबसे पहला है मत्स्य है, और ये एकदम क्या है, मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, यानी कि जो इसके तथ्य हैं बिल्कुल एकदम सही है, मिथ नहीं है, इसलिए इसको प्रमाणिक माना जाता है। अब आप देखेंगे कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, जाबालोपनिषद, आपने सुना होगा ना, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ठीक है, गृहस्थ, ये सुने होंगे। ये चारों आश्रमों का जो भी उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, वो जाबालोपनिषद में मिलता है। अब नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन प्रमाणिक जो है स्मृति ग्रंथ है, याद रखेंगे, स्मृति ग्रंथ है। और शुंग काल का मानक जो है, शुंग एक वंश था, तो शुंग काल का एक मानक जो है ये ग्रंथ है, और नारद स्मृति और गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। कई बार पूछा गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है, तो जातक में वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथावस्तु है, जिसमें तो जो बौद्ध जो धर्म था वो हीनयान और महायान 2 में विभाजित हो गया था। तो इसमें से हीनयान का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कई बार पूछते हैं कि जैन साहित्य कौन सा है, तो वो आगम है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, जिनका दूसरा नाम भी है कौटिल्य, और तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, कई बार पूछा गया है, चाणक्य है। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, ये तो कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, याद करें चाहे ना करें कोई बात नहीं इसके लिए, तो बस याद रखें कि अर्थशास्त्र के जो है रचयिता कौन है, वो चाणक्य हैं, और कौटिल्य और विष्णुगुप्त क्या है, इनके और 2 नाम हैं। ठीक है, इससे मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि चाणक्य जो गुरु थे, आचार्य थे,
वो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसलिए मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, अनुवाद इसका किसने किया था अर्थशास्त्र का? तो साम शास्त्री ने किया था। जिस तरीके से उस तरीके की जो लिपि थी उसमें लिखा हुआ था, उसको अनुवाद किया था साम शास्त्री ने, याद रखेंगे। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था, ध्यान से देखेंगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा किया गया। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक है रजत रंगनी। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि रजत रंगनी की रचना किसने की? तो कल्याण के द्वारा की गई थी। क्रमबद्ध इतिहास को, यानी कि इतिहास उसमें क्रमबद्ध मतलब तिथि वाइज इसमें जो लिखा गया था वो ऐतिहासिक घटना क्रमबद्ध किसने लिखा था? सबसे पहले प्रयास किसने किया था? कल्याण ने किया था। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगनी, जिसका मतलब है 8 रंग। अब देखिए, जो रजत रंगनी है वो किससे संबंध है? जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जो ज़्यादातर जानकारी कौन देता है? रजत रंगनी देता है। इसका मतलब है 8 रंग। अब नेक्स्ट है अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी क्या है? देखिए, अष्टाध्यायी एक संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसको लिखा था किसने? पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने इसको लिखा था। तो अष्टाध्यायी के लेखक अगर पूछते हैं तो कौन है? पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, याद रखें, कई बार पूछा गया है कि जी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी? तो अष्टाध्यायी, इसके लेखक हैं पाणिनि, याद रखेंगे। इसमें मौर्य के पहले इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो टाइम था उसके बारे में भी इसमें राजनीतिक जानकारी इसमें मिलती है। नेक्स्ट है कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यवन आक्रमण का किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में इसका विवरण मिलता है। भारत पर जो यवनों ने आक्रमण किया था उसका जो विवरण है किसमें मिलता है? कात्यायन द्वारा इसकी जो गार्गी संहिता थी इसमें इसको मिलता है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। लेकिन अब इसमें यवनों के द्वारा जो आक्रमण हुआ था उसका इतिहास भी इसमें मिलता है। ठीक है, गार्गी संहिता में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो ये कई बार पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। या ऐसे पूछेगा पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, क्योंकि महाभाष्य जो भी इन्होंने विवरण लिखा है उनके, यानी शुंगों के बारे में, जो शुंग वंश था उनके बारे में इसमें विवरण मिलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यूनानी रोमन लेखक, अब ये कई बार पूछ सकता है कि टेसियस कौन था? यूनानी रोमन लेखक। हेरोडोटस कौन था? यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, ये तो सब यूनानी लेखक थी, ऐसे ही पूछता है। तो यह ईरान का राजवैद्य था टेसियस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा अविश्वसनीय माना जाता है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया। यानी कि भारत और फारस, यानी कि ईरान में जो भी संबंध थे, जो भी व्यापारिक जो होते थे, जो भी कनेक्शन थे, उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। यानी कि अनुश्रुति मतलब जो सुना, और जो अफवाह थी उनके आधार पर जो लिखा गया है वो इसमें वर्णित है, ऐसा माना जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो थे निराकस और आनिसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, यानी कि सिकंदर सम्राट जो विश्व विजय के लिए निकला था उसके साथ 3 लेखक चलते थे, निराकस, आनिसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस। इनका विवरण, ठीक है, विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। जो इनके साथ आए थे इनका जो विवरण है बहुत ज़्यादा प्रमाणिक और विश्वसनीय है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये पूछते हैं कि किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था सिकंदर का एक महान सेनापति था सेल्यूकस। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। यानी कि भारत में आके इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें मौर्य युग यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो है इन्होंने इसकी नींव रखी थी। मौर्य जो है वंश था, इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य युग जो समाज था और संस्कृति के बारे में इन्होंने लिखा था मेगास्थनीज ने। क्यों? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के साथ आया था, जिसको लौटना पड़ा था सिकंदर के पास बिना पूरे भारत को जीते हुए। ठीक है, पोरस से युद्ध जीतने के बाद ये फिर वापस वहाँ से लौट गए थे। जो झेलम नदी है उसको पार करने से इनकी सेना ने मना कर दिया सिकंदर की ने। तो सेल्यूकस निकेटर बहुत परेशान था और चंद्रगुप्त मौर्य से भी बहुत दुखी था ये, इसलिए इसने अपना एक राजदूत भेजा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। ठीक है, तो वहाँ पर जब ये राजदूत आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो बहुत फेमस है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है।
ठीक है। अब मौर्य युगीन और समाज संस्कृति के बारे में जानकारी कहाँ से ज़्यादा मिलती है? इंडिका से। डायमेकस कौन था? ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया। अब बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और उसका बेटा था अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के में तो आया था मेगास्थनीज, और डायमेकस आया था बिंदुसार के में, और डायोनुसियस आया था अशोक के राजदरबार में। अशोक कौन था? ये बिंदुसार का बेटा था। ठीक है। इस प्रकार यानी कि अशोक क्या हो जाता है? पोता हो जाता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो डायोनुसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में है। कई बार पूछा जाता है, इसको लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कि अशोक के दरबार में कौन विदेशी यूनानी रोमन आया था लेखक? तो वो कौन था? डायोनुसियस। ठीक है। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें प्राचीन भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है, प्लिनी के जो नेचुरल हिस्ट्री है उसमें। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, किसके बारे में जानकारी थी? व्यापारिक बंदरगाहों के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं चीनी लेखक। यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि चीनी लेखक फाहियान किसके राज दरबार में आया था? तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की राज दरबार में आया था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय है। फाहियान एक चीनी लेखक था। कई बार यही पूछा था सीधा सीधा कि फाहियान कौन था, कहाँ का लेखक था? तो चीनी लेखक था, याद रखेंगे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी समृद्ध बताया। 14 वर्षों तक भारत में रहा। तो 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसने मध्य प्रदेश की जनसंख्या को इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि कौन सा चीनी लेखक था जिसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया? तो आप याद रखेंगे वो था फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। ठीक है, आप इसके नोट्स से बना सकते हो कि फाहियान डैश लगा करके ऐसे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। संयुगन आप डैश लगा करके इस तरीके से बना सकते हो नोट्स। ठीक है। संयुगन दूसरा चीनी लेखक कौन था? 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हिनसांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हैसे हिनसांग, हैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया। हिनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। तो चीनी लेखक था। स्टार्टिंग में इसका हेडिंग में भी दिया था, सभी चीनी लेखक चल रहे हैं अभी तक ये। ठीक है। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। 1 वर्ष की यात्रा के बाद कहाँ पहुंचा था? भारत में पहुंचा था। कहाँ पर? कपिसा में। ठीक है। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 15 वर्ष तक भारत में ये भी रुका था। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया था? वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण जो है वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। तो इसने एक वो भी लिखा, अपना भ्रमण वृत्तांत के बारे में भी लिखा है। तो उसका कौन सी वो है जो इसका जो है विवरण जिसमें लिखा हुआ है भ्रमण का, तो वो है सियुकी। तो ये हेनसांग ने लिखा था, सियुकी याद रखेंगे, कई बार ये पूछ लेता है। ठीक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, यानी कि जहाँ जहाँ ये गया था सबका विवरण उसमें इसने लिख दिया था। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया, यानी कि हर्ष के शासनकाल में आए तो हर्षकालीन लिखेगा, सीधी बात है। इसके अनुसार ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इसके अनुसार सिंध राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा तथा साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी इन्होंने इसका क्या किया था? पूजा किया था। ठीक है, प्रतिमाओं का भी इन्होंने पूजन किया था। नेक्स्ट है, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज अलग बोल जाता हूँ, जो लाइन लिखी है वही एग्जैक्ट नहीं बोलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए। ठीक है। हिनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि बौद्ध दर्शन, बौद्ध ज्ञान के बारे में ये विद्यालय क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है। हिनसांग 18 मन तक यहाँ पर अध्ययन किया। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि हिनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। बिल्कुल किया था, 18 मन तक जो है हिनसांग ने इसमें अध्ययन भी किया था, याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने। आप इसे लिख लीजिएगा क्योंकि ये लूसेंट में नहीं दिया है। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखेंगे। ठीक है, और 5वीं शताब्दी के आसपास ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो कि लूसेंट में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इस सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय
तथा अपने समय के भारत का विवरण इसने इसमें दिया था। तो कई बार पूछ लेते हैं इत्सिंग कब आया था, कब आया था, तो ये 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इत्सिंग भी कौन था? इत्सिंग भी एक चीनी लेखक था। अब आ जाते हैं अरबी लेखक। ठीक है, तो बहुत फेमस हैं ये भी अरबी लेखक। अल बरूनी। अल बरूनी कब कब आया था? महमूद गजनवी। गजनवी ने अल बरूनी, गजनवी ने अल बरूनी, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, जैसे कहा बोला जाता है, या तो इसे किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या इसे भारत की खोज कहा गया। ठीक है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, यानी कि इसको भी इसमें, इस विवरण को भी इसमें रखा गया है। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मैं आपको बता दूं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो वृतांत है वो रहला, इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? रहला। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो रहला है, और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। कौन? रहला। ठीक है, 1333 में। तो अब ये कई बार पूछ सकता है, क्योंकि 14वीं शताब्दी यानी कि 13 से लेकर के और 14 तक जो बीच का मिड वाला होता है उसको उस शताब्दी से रिलेटेड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है, उस प्रकार ये 14वीं शताब्दी का जो आया था इतिहास के बारे में इसने उसमें लिखा था। अब ये 1333 ईस्वी में आया था। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या मेन अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी? इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। देखिए, ये दिल्ली का, क्योंकि अरबी था ये, और दिल्ली का न्यायाधीश भी इसको नियुक्त किया गया था। और दिल्ली को एक उत्कृष्ट शहर इसने बोला था। क्या बोला था? ये भी इसमें लूसेंट में नहीं है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया। दिल्ली को एक उत्कृष्ट शहर किसने कहा था? तो इब्न बतूता ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो ये शायद 415 से कुछ में था ये, मतलब डेट ऐसे नहीं पूछता, वो शताब्दी के आसपास जो है लगभग में पूछता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अन्य लेखक। अब अन्य लेखक कौन कौन से इसके हो सकते हैं? तारानाथ। ठीक है, तारानाथ। अब इनकी पुस्तक पूछी जाती है। एक तिब्बती लेखक था, तो कई बार पूछेगा तारानाथ कौन था? तो एक तिब्बती लेखक था। तंग्यूर नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी। इसने नेक्स्ट है, इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कई बार पूछेगा कि मार्को पोलो कब आया था? तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एकदम क्वेश्चन भरमार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी, यानी कि जो पुरातत्व संबंधी जो भी साक्ष्य थे उनसे क्या क्या जानकारी मिली। अब सबसे पहले देखेंगे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, यानी कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कई बार आपको ये सर नहीं मिलेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम मिलेगा। तो पुरातत्व विभाग का जो है पितामह है, या सबसे पहले अगर हम बात करें इसको, सबसे पहले पुरातत्व विभाग की जो रचना किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी की थी। ठीक है, तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख यानी बोगाज कोई, यानी जिसे हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं एशिया माइनर से, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्व जिसको हम बोलते हैं अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। भोगाज कोई एशिया माइनर। ठीक है, एक अभिलेख है। और अभिलेख क्या होते हैं? किसी धातु या किसी मेटल पर प्रेस करके या उकेर करके जो भी लिखा जाता है उसको, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, एक हार्ड सरफेस पर प्रेस करके लिखा जाता है उसको सब क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, तो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख था बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर से भी बोला जाता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस, यानी कि इसने निर्माण किया था भारत में किसका? वेशनगर, विदिशा, और कहाँ पर? गरुड़ स्तंभ का। शायद ये मध्य प्रदेश में है,
देख लीजिएगा। तो गरुड़ स्तंभ किसका निर्माण किसने किया था? हेलियोडोरस ने, जिसमें यवन राजदूत था ये, ठीक है। इसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो है उल्लेख है, याद रखेंगे। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौह गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो सौहगिरा अभिलेख में। अब ये किस किस राजा ने इनको बनवाया था, वो हम एक टेबल है लास्ट में इसका अध्ययन करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजा और ये जगह के बारे में पूछता है, ठीक है, कहां पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये तोरमाड़ शायद इनका वो था, वंश था, ठीक है। हूणों का जो वंश था वो तोरमाड़ था शायद। तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, कहाँ से? भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऐरण अभिलेख से। ये पूछता है सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ऐरण अभिलेख से या खुदवाया था, जो भी है उकरवाया था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो कई बार पूछेगा, सातवाहन एक वंश है, तो सातवाहन जितने भी राजा थे सबका जो इतिहास है वो सब अभिलेखों पर है, यानी किसी पुस्तक वगैरह में नहीं है। कहाँ पर है? अभिलेख में है। तो रेशम बुनकर, देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर। तो रेशम बुनकर मंदसौर। आप ऐसे करके एरो बना करके अभी इनके स्पेशली एक अलग से नोट बना सकते हैं, जैसे हमने बनाए थे। कश्मीर नवपाषाणकालीन पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास, यानी कि गर्तावास मतलब गड्ढा घर जिसे बोलते हैं, का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। आप कभी गए हो दिल्ली के पुराना किला में, बिल्कुल मिड में दिल्ली का जो पुराना किला है, सबसे पुराना किला जो जू के पास है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बीच में एक घर है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, वो अंदर अंदर घूमता है और उससे बाहर भी निकल जाते हैं। तो इस तरीके के गड्ढा घर भी थे, ठीक है। आप दिल्ली के पुराने जो किला है उसमें देख सकते हैं। इसमें तुलने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत के सिक्के कहा जाता था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को साहित्य में कांसा अर्पण कहा गया, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्र की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का विवरण मिलता है। यानी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र गुप्त, यानी कि ऐसे पूछा जाएगा संगीत प्रेमी इसमें से कौन सा राजा था? तो समुद्रगुप्त था एक संगीत प्रेमी, जिसके जो सिक्के खुदाई मिले हैं उनसे पता लगता है, जैसे बीड़ा बजाती हुई इसकी मुद्रा है समुद्रगुप्त की, उससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था, ठीक है। नेक्स्ट है अरिकमेडु, यानी कि पुदुचेरी के निकट पड़ता है अभी, ठीक है, से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए। तो रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? पुदुचेरी के निकट एक अरिकमेडु है, वहाँ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, यानी कि जब भारत में एक कानून बनाया था अंग्रेजों ने 1935 में, तब ये भारत से इसका अस्तित्व हट गया था, उससे पहले ये भारत में ही था म्यांमार, ठीक है। तो नेक्स्ट है मलाया, ये स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा, यमन द्वीप से स्थापित हुए। भारत के सबसे पहले जो संबंध है वो किससे स्थापित हुए थे? इनसे स्थापित हुए थे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेख, इनसे संबंधित जो राजा हैं, शासक हैं, जिनके टाइम में इनको बनवाया गया था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कई बार पूछा गया, और इसे दूसरा नाम तिथि रहित अभिलेख, यानी इस पर कोई तिथि नहीं है, इसलिए इसे हाथी गुम्फा या तिथि रहित अभिलेख भी बोलते हैं। इसको कलिंग राजा खारवेल, आप बार बार रिपीट करोगे अपना आप आराम से याद हो जाते हैं, और एक ऑप्शन देखते आपको पता लग जाएगा आंसर इसका ये है। जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, तो रुद्रदामन के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, यानी कि ये एक लेडीज हैं जिन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है, शायद इनका बेटा था। उसके विवरण के बारे में, उसकी युद्ध विजय के बारे में इसमें जो है लिखा गया है नासिक अभिलेख में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है ये। अब प्रयाग स्तंभ लेख, ये कहाँ पड़ता है? इसको किसने उकरवाया था? समुद्रगुप्त ने, जो संगीत प्रेमी था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने, पूछता है किस शासक कौन था उस टाइम। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ठीक है। तो कई बार इसका दूसरा नाम क्या है? जूनागढ़ अभिलेख या भीतरी अभिलेख। अब नेक्स्ट आता है, ये बहुत कम पूछा गया है, देवपाड़ा अभिलेख। कई बार इसका मिसमैच दे देगा, और शासन यानी कि बंगाल में है ये, और बंगाल के शासक विजय सेन ने इसको करवाया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, यानी कि जो अध्ययन करता है, जो भी साइंस है उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की
शैली नागर शैली थी, यानी कि उत्तर भारत की, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती थी, ठीक है, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोली जाती थी। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों की कला, दोबारा देखेंगे, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली थी, यानी कि नागर शैली से मंदिरों को बनाया जाता था। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला थी द्रविड़ शैली की थी, ठीक है, द्रविड़ शैली की जो है कला थी। दक्षिण भारत मतलब जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें जो मंदिर बनते थे वो द्रविड़ शैली के बनते थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कैसी थी, नागर शैली थी। कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली थी वो कैसी थी, द्रविड़ शैली थी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर द्रविड़ दोनों शैलियों का, यानी कि अगर हम बात करें दक्षिणापथ यानी कि मिड की बात करें तो दोनों में मिक्स है, तो नागर और द्रविड़ यानी कि उत्तर और दक्षिण के बिल्कुल बीच में। तो जो दक्षिणापथ है उसमें नागर और द्रविड़ दोनों प्रकार की शैलियों का जो है प्रभाव देखने को मिला है। अतः यह वेसर शैली कहलाती है, यानी कि दोनों को मिलाकर के क्या बोलते थे, इसको वेसर शैली बोलते थे। नेक्स्ट है पंचायतन शैली। शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। आपने देखा होगा कि जब मंदिर कोई बनता है, आप देखना मंदिर पर जाकर के उसके साइड में 4 छोटे छोटे, या तो वो एक बहुत मतलब छोटे छोटे मंदिर से बनवा देते हैं, या फिर बड़े मंदिर आपने देखे होंगे कि एक मंदिर बीच में एक गर्भ जो है मंदिर होता है, उसके 4 में और 4 मंदिर बने होते हैं। और या फिर अगर एक ही मंदिर बनाता हो तो अगर आप देख सकते हो जो छोटा सा मंदिर है उसके चारों साइडों में छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो पंचायतन शैली थी, ठीक है। कैसी थी, मंदिरों की पंचायतन शैली थी। तो पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं, अगर आपने ये मंदिर देखे हो, ठीक है, तो कंदरिया, ठीक है, कंदरिया में पड़ता है ये मंदिर और इसका नाम है महादेव मंदिर। और कहाँ है ये, खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है, खजुराहो में पड़ता है, पंचायतन शैली का बना हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में पड़ता है ये भी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और गौडेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। पंचायतन शैली के मंदिर हैं ये। कई बार जगह पूछ लेता है और कई बार इनसे रिलेटेड जो शासक हैं वो पूछ लेता है, एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो को अच्छा सा रेस्पॉन्स देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी हम जरूर लेके आएंगे इसका, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।